अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आवाज़ आपको आ रही है? मेरी क्लियर सुनाई दे रही है? चलें, आज क्लास लेट हो गई है ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज। चलें अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जनरल लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस आपको जब भी आप पैथोलॉजी की लैब में जाते हैं तो आपको समझाई जाती हैं। पैथोलॉजी की लैब में लेबोरेटरी प्रैक्टिस अच्छी होना बहुत ज़रूरी है कि क्लीनलीनेस जो है स्टाइल होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। एनवायरनमेंट का, आपके हैंड्स का, जो भी चीज़ आप यूज़ करें, ऑल थिंग्स इन योर सराउंडिंग शुड बी स्टाइल एंड क्लीन फॉर पैथोलॉजी। क्योंकि जब आप बैक्टीरिया और फंगस को हैंडल करते हैं तो हम कभी भी ये नहीं चाहते कि हम जिस चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहते हैं या जिस चीज़ को हम कल्चर करना चाहते हैं उसके साथ कोई और चीज़ मिक्स हो जाए एनवायरनमेंट के थ्रू, हमारे हाथ के थ्रू। इसलिए पैथोलॉजी की लैब में स्टेराइल एनवायरनमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस पर्पज़ के लिए बहुत सारे मेथड्स अपनाए जाते हैं। लैब के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी किसी भी वक्त विदाउट एनी प्रोटोकॉल एंटर हो रहा हो और एक जो है वो एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हुआ हो जैसे ये लैब नहीं है, बस जैसे कोई नॉर्मल क्लास है या कोई ड्राइंग रूम है। दिस एनवायरनमेंट इज़ नॉट वेरी मच प्रिफर्ड फॉर द लैब वर्क। तो जिस वक्त आप काम कर रहे हो सिर्फ आप हो लैब में या जितने भी लोगों का काम है लैब में सिर्फ वही लोग हों। ठीक है, टेबल टॉप्स हो गए, आपके काउंटर्स हो गए, तमाम चीज़ों को काम करने से पहले और काम करने के बाद इथानॉल से क्लीन किया जाता है। सोप्स, एंटीबैक्टीरियल सोप हो गए या लिक्विड जो हैंड वॉशेस हो गए, ये फ्रिक्वेंटली यूज़ करने चाहिए। कभी भी जब भी आप कल्चर बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, फंगस और बैक्टीरिया को हैंडल करने के बाद ज़रूर वॉश करें हाथ सही से। Clean and sterile glasswares which are free of detergent residues are very much important. आप 5 से धुले हुए होने चाहिए आपके तमाम के तमाम ग्लासवेयर्स। ऐसा ना हो कि वो वॉश तो हो लेकिन उनके ऊपर कोई डिटर्जेंट रह गया हो, तो उसकी वजह से जो है वो आपकी जो पैथोजन है उनकी जो कॉलोनीज हैं वो सही से अपेयर नहीं होंगी, उनकी ग्रोथ सही नहीं होगी। जो भी आपने कल्चर बनाया होता है और अगर अब आपने उसे डिस्कार्ड करना है तो ऐसे ही उसे डस्टबिन में नहीं डाल दिया जाता है। उन्हें बाकायदा शॉपर्स के अंदर जो है वो डाला जाता है पहले उन कल्चर्स को, उसके बाद उन्हें डिस्कार्ड किया जाता है। और बाज़ दफ़ा वो शॉपर जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में भी आते हैं कि ये बायो हैज़र्ड मटीरियल है। बायो हैज़र्ड मतलब कि और लाइफ फॉर्म्स के लिए ये डेंजरस हो सकता है, तो ऐसा ना हो कि कोई उसको ईजिली हाथ खोल के ऐसे ही हैंडल कर, शॉपर को खोल के जनरली हैंडल कर ले उसे। तो इसलिए बायो हैज़र्ड छपे हुए भी शॉपर्स आते हैं। तो बायो हैज़र्ड पेपर बैग्स और शॉपर्स के अंदर उसे ट्रांसफ़र करके फिर आप उसे डिस्कार्ड करते हैं डस्टबिन में। उसके बाद उन तमाम डिशेस को हॉट वाटर एंड सोप से वॉश करने के बाद उन्हें ऑटोक्लेव किया जाता है। ऑटोक्लेव क्या है ये मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। ऑटोक्लेव इज़ अ स्पेशलाइज्ड प्रेशर कुकर, समझ लें आप उसे, जो कि लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होता है, जिसके अंदर हाई प्रेशर के अंदर हीट के थ्रू हम अपने ग्लास वेयर्स को स्टराइल करते हैं। सबसे कॉमन ग्लास वेयर जो हम यूज़ करते हैं आपके मेजरिंग सिलेंडर्स होते हैं। मेजरिंग सिलेंडर्स के क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि इन पे बहुत एक्यूरेट जो है वो मेजरमेंट मार्क हुई हुई होती है। इसीलिए कभी भी जब अगर आपने यकीनन आपको याद होगा कि आपने केमिस्ट्री के भी प्रैक्टिकल्स वगैरह जब भी किए होंगे या कोई भी ऐसा प्रैक्टिकल जिसके अंदर आपने केमिकल्स को मेजर किया हो, तो हमेशा सिलेंडर्स के अंदर मेजर करने का आपको कहा जाता है, क्योंकि सिलेंडर की मेजरमेंट हमेशा एक्यूरेट होती है रादर देन बीकर और फ्लास्क। तो मेजरिंग सिलेंडर्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। ये डिफरेंट शक्ल सूरत के आते हैं, डिफरेंट साइजेस के आते हैं, डिफरेंट क्वालिटीज़ के आते हैं।
ग्लास क्वालिटी डिफरेंट हो सकती है अकॉर्डिंग टू द कंपनी। फिर टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, कुछ कल्चर ट्यूब्स होती हैं और कुछ स्क्रू कैप ट्यूब्स होती हैं। कुछ ऐसी टेस्ट ट्यूब्स होती हैं जिनके ऊपर स्क्रू कैप लगे हुए होते हैं, तो आप उन्हें बंद करके रख सकते हैं आराम से। उनके अंदर कोई भी चीज़ आप सेव कर सकते हैं, कल्चर बना के उसे भी सेव कर सकते हैं। कुछ टेस्ट ट्यूब्स ऐसी होती हैं जो कि जिनकी जो साइड वॉल्स हैं वो बिल्कुल स्मूथ होती हैं और समटाइम्स स्लांटेड भी आती हैं, तो उनके अंदर जो है वो कल्चर बनाना आसान होता है, तो उन्हें हम कल्चर ट्यूब्स कहते हैं। पेट्री प्लेट, एवरीवन नोज व्हाट इज पेट्री डिश। इस तरीके से नजर आती है पेट्री डिश, और ये इसका लोअर हाफ है, ऊपर इसका ये लिड रखा हुआ है। पाइपेट, पाइपेट अगेन फॉर मेजरमेंट्स, फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट्स, फॉर माइन्यूट मेजरमेंट्स। अप टू 10 ml, 20 ml, 30 ml तक की भी टेस्ट ट्यूब्स आती हैं, लार्ज मतलब लार्ज साइज की भी आती हैं, लेकिन आपने जब बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट करनी हो स्पेशली इन द स्मॉल अमाउंट्स, तो आप पाइपेट्स यूज़ करते हैं। और तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद स्ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, इवन पाइपेट्स को भी। For the first time, flask was devised by Erlenmeyer, hence it is called as Erlenmeyer flask. It has a narrow beak at top with an opening and broad bottom. तो फ्लास्क तो हम अर्लिनमेयर फ्लास्क भी कहते हैं। इसका बॉटम जो है वो चौड़ा होता है और जो उसका अपर हाफ है वो नेक जो है वो बहुत ही स्लेंडर होती है और पतली होती है। तो इन्हीं को हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी कहते हैं समटाइम्स, और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हम इसे भी कहते हैं राउंड शेप का। पर्टिकुलरली इसे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कहा जाता है, लेकिन समटाइम्स लोग इन्हें भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कहते हैं। फर्दर ग्लास स्प्रेडर, ये ग्लास स्प्रेडर जो है वो पैथोलॉजी लैब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रुकन है। एक चीज़ है कि इसके थ्रू जो है वो कल्चर स्प्रेड किए जाते हैं, और ये जो है वो ग्लास स्प्रेडर के थ्रू भी किया जाता है कल्चर स्प्रेड, कि ग्लास के ऊपर आपने कल्चर को लगाया, जिस भी चीज़ से आप इनोकुलेशन करना चाह रहे हैं उसमें डिप किया, टच किया, और फिर इस ग्लास से आपने पूरी प्लेट के ऊपर कल्चर को स्प्रेड कर दिया। इसको भी बिफोर एंड आफ्टर यूज स्ट्राइल किया जाता है। इसी तरीके से हम एक और चीज़ होती है विच इज़ नॉट मैंशनड इन दिस मैनुअल, वायर लूप। बिल्कुल इसी शक्ल का होता है वो, लेकिन वो वायर होता है और आगे से लूप होता है, राउंडेड शेप का होता है, तो उसके थ्रू भी हम कल्चर जो है वो लगाते हैं और स्प्रेड करते हैं। These are small things which are very commonly used in pathology lab. इसके साथ साथ कुछ इक्विपमेंट्स भी हैं। इक्विपमेंट्स में सबसे पहले माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के पार्ट्स आई बिलीव कि आप लोग ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से ही होंगे, प्री मेडिकल से आए होंगे। अगर कोई नहीं है प्री मेडिकल से तो मुझे बताए, तो फिर मैं माइक्रोस्कोप को ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ। ये सब प्री मेडिकल के बैकग्राउंड से हैं। मिस मैथ्स वाले भी हैं, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में मतलब माइक्रोस्कोप का थोड़ा बहुत सबको पता है। जी सर, जी मिस पता है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप का यानी सबको पता है, तो इसको इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मे बी मैं इसको लेके चलती हूँ। आई पीस है जिसमें से आप ऑब्जर्व करते हैं। आई पीस जिस ट्यूब से कनेक्ट होती है उसे हम ऑब्वियसली ट्यूब ही कहते हैं, जिससे वो ऑब्जेक्टिव लेंस से कनेक्ट कर रही होती है। नीचे जो लेंस है वो जो है आपके ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाते हैं, जिनके थ्रू ऑब्जेक्ट को आप देखते हैं, और ऊपर जहाँ पे अपनी आँख अपनी फिक्स करते हैं उसे आप आई पीस कहते हैं। आर्म होता है, आर्म सपोर्ट के लिए होता है, माइक्रोस्कोप को हैंडल करने के लिए होता है। नीचे बेस होती है। इल्यूमिनेटर होता है, इल्यूमिनेटर मतलब लाइट सोर्स, जहाँ से भी लाइट आ रही है वो इल्यूमिनेटर है। नीचे बल्ब्स लगे होते हैं। बल्ब जो है वो डिफरेंट वैराइटीज़ के आते हैं, डिफरेंट वोल्ट्स के भी आते हैं। ज़्यादातर 110 वोल्ट का यूज़ किया जाता है, लेकिन आपकी चॉइस होती है। कुछ माइक्रोस्कोप्स में वाइट लाइट होती है, कुछ माइक्रोस्कोप्स में येलो लाइट होती है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस और ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट यू आर व्यूइंग। अच्छा, बाज़ लोगों को वाइट लाइट सही लगती है ऑब्जर्व करने के लिए, बाज़ लोगों को येलो लाइट, तो यू कैन चेंज द बल्ब। ये मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं, और ऑब्वियसली बाज़ दफ़ा ख़राब हो जाते हैं तो आराम से बदल भी लिए जाते हैं। मैनी पीपल प्रिफर वाइट लाइट। वैसे जब मैं यूज़ करती थी तो मुझे येलो लाइट ज़्यादा पसंद थी माइक्रोस्कोप में, डिपेंडिंग कि आपको कितना कंट्रास्ट चाहिए। कंट्रास्ट चेंज होता है लाइट चेंज होने से। स्टेज, स्टेज वो चीज़ होती है जिसके ऊपर अपनी स्लाइड को रखते हैं।
ठीक है, स्लाइड या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आप उस पर रख रहे हैं वो स्टेज है। स्टेज के ऊपर रिवॉल्विंग नोज पीस होता है। दिस पार्ट होल्ड्स 2 और मोर ऑब्जेक्टिव लेंसेज। ऑब्जेक्टिव लेंसेज वो जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट को आप देखते हैं, और ये डिफरेंट पावर्स के आते हैं, 4x, 10x, 40x एंड 100x। ज़्यादातर इन्हीं रेंजेस के ये आते हैं, ठीक है। और मोस्ट प्रिफर्ड जो आपके एक्स होते हैं, मैग्निफिकेशन लेवल्स, वो हम ज़्यादातर 10x और 40x के ऊपर ऑब्जर्व करते हैं सबसे ज़्यादा। 4x के ऊपर ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत स्मॉल नज़र आता है। 10x के ऊपर जो है वो आप एक ऐसा ऑब्जेक्ट नज़र आता है आपको कि आपको उसका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा जैसे आप दूर से किसी चीज़ को देख रहे हो लेकिन नज़र आ रहा है। और जब आपने बहुत माइन्यूट डिटेल्स को ऑब्जर्व करना हो तो 40x। और 100x के ऊपर मोस्टली बैक्टीरियल कॉलोनीज को ऑब्जर्व किया जाता है। Rack stop. This is an adjustment that determines how close to the objective lens can get to the slide. Rack stop जो है वो मूवेबल होता है, उसके थ्रू जो है वो एक्चुअली मूव करता है आपका जो स्टेज होता है वो। फिर कंडेंसर लेंस, तब कंडेंसर लेंस नीचे की तरफ होता है स्टेज के, उसके थ्रू जो है वो आप लाइट का अमाउंट जो है वो हैंडल करते हैं कि कितनी लाइट जो है वो पास करनी है, कितनी नहीं करनी। और इस कंडेंसर लेंस के थ्रू जो है वो इस कंडेंसर लेंस में लाइट फोकस करने के लिए जो चीज़ होती है उसे हम डायाफ्राम कहते हैं। ये रोटेटिंग डिस्क होती है जो नीचे स्टेज की तरफ लगी होती है, जिसे आप जो है वो मूव कर सकते हैं कि आपने लाइट ज़्यादा एरिया में फैलानी है या एक बिल्कुल कॉर्नर में या सेंटर के अंदर उसे कंडेंस करना है, तो ये चीज़ आप डायाफ्राम के थ्रू करते हैं। दो चीज़ें और हैं जो कि यहाँ लिखी भी नहीं थी। यहाँ पे 2 तरीके के फोकस होते हैं और इन्हें फोकस के अलावा एडजस्टमेंट भी कहा जाता है, फाइन एडजस्टमेंट एंड कोर्स एडजस्टमेंट। 1 सेकेंड। ये चीज़, ये जो आपको बड़ा राउंड नज़र आ रहा है ये कोर्स एडजस्टमेंट है, यानी आप इसके थ्रू स्टेज को ऊपर नीचे करते हैं। ये स्टेज है, इसको ऊपर नीचे आराम से कर दिया जाए, इसके थ्रू होता है, ठीक है। और जो है वो फाइन एडजस्टमेंट जो है वो माइन्यूट अपनी अपनी आई लेवल के हिसाब से जो है वो ऑब्जेक्ट को जब आप देखते हैं, जैसे एक स्टूडेंट ने देखा, दूसरे स्टूडेंट ने देखा, तो माइन्यूट सा फ़र्क होता है कि हम अपनी आँख आई पीस से कितनी दूर रख रहे हैं या हमारी आई साइट में कितना फ़र्क है। समटाइम्स पॉइंट्स का फ़र्क होता है, पॉइंट का फ़र्क होता है। तो इतने मामूली फ़र्क को एडजस्ट करने के लिए फाइन एडजस्टमेंट को घुमाया जाता है। और जब आपने बाकायदा ऑब्जेक्ट को फोकस करना है, ब्लर है, कम्प्लीटली ब्लर है, तो आप फिर कोर्स एडजस्टमेंट से उसे एडजस्ट करते हैं। तो नॉर्मली टीचर अगर आपको एडजस्ट करके दे रहा होता है तो लैब्स के अंदर कोर्स एडजस्टमेंट से एडजस्ट कर लिया जाता है, और फिर हर स्टूडेंट अपने हिसाब से जब देखता है ऑब्जेक्ट को तो वो फाइन एडजस्टमेंट से उसे एडजस्ट करके देखता है, ठीक है। These are eyepieces, these are objective lenses, this is a stage, this is condenser lens, this is light source, एंड दीज आर फिक्सर। माइक्रोस्कोप साइड को फिक्स करने के लिए साइड में ये लगे होते हैं स्टील के पैनल्स, तो ये फिक्स कर देते हैं। ये जो है वो मूव करने के लिए होता है स्लाइड को, ये जो आपको ग्राउंड सा नज़र आ रहा है इसके थ्रू जो है वो घुमाते हैं, तो ये पूरे का पूरा जो बार है ये पीछे लगा हुआ, बाहर की तरफ निकला हुआ, ये स्लाइड को लेके आगे पीछे होता है, ठीक है। आगे दाएं बाएं और आगे पीछे बहुत डायरेक्शन में मूव करता है। इसके थ्रू जो है वो आप लाइट का बास माइक्रोस्कोप्स के अंदर नीचे यहाँ जो है वो ये होता है, बाद में नहीं भी होता। ये जो है वो लाइट का अमाउंट क्या हैंडल करता है कि कितनी लाइट आपने यहाँ से पास करनी है और कितनी नहीं करनी, ठीक है। तो ये लाइट के अमाउंट को कम या ज़्यादा करता है, ओके। ये सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, सिंपल नहीं मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दिस इज़ नॉट वेरी मच एडवांस, इट्स नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो आपने यकीनन देखी होगी पहले भी। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को जो है वो समझने की ऐसा कोई नीड नहीं होती, बैलेंस है बस, एंड जिससे आप जो है वो किसी भी चीज़ को वेट कर सकते हैं। कुछ जो है वो एनालिटिकल बैलेंस होते हैं। एनालिटिकल बैलेंस के अंदर आप जो है वो चीज़ों को जो वो कैलिब्रेट करते हैं अपने हिसाब से। ये जो है वो कैलिब्रेशन के नंबर्स हैं,
ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ठीक है। एनालिटिकल बैलेंस जो है वो ये एक्चुअली ये मैनुअल है। इलेक्ट्रॉनिक जो होते हैं वो सही होते हैं, उन्हें यूज़ करना आसान होता है, वो बहुत प्रिसाइज होते हैं, तो उनके अंदर जो है वो अच्छे से रिएजेंट्स वगैरह मेजर हो जाते हैं। लेकिन ये भी होता है बाद का लैब में आपको नजर आएगा, लेकिन मोस्टली अब इतना यूज़ नहीं होता। तो ये जो है वो एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, और ये वाला जो है ये भी एनालिटिकल है, ये भी एनालिटिकल, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक है और ये जो है ये मैनुअल है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक वंस आर वेरी मच गुड एंड वेरी मच ईजियर टू यूज़। फिर हॉट प्लेट जो है वो एक तरीके का समझ लें जैसे, कैसे कहना चाहिए इसे, हीटर आपने शायद देखे हो, कॉइल हीटर, बिल्कुल उसी तरीके की चीज़ होती है ये। अगर आपने किसी चीज़ को लैब के अंदर आपने केमिकल को हॉट करना है, डिसॉल्व करना है किसी केमिकल को, तो ये हॉट प्लेट के ऊपर रख दिए जाते हैं, ये हीट हो जाती है जैसे आयरन हीट होती है नॉर्मल, और उसके ऊपर आप इसे डिसॉल्व कर लेते हैं। बीकर फ्लास्क आप कुछ भी पुट कर सकते हैं इसके ऊपर, बट ग्लास ऑब्जेक्ट्स पुट कर सकते हैं, ऑब्वियसली नॉट द प्लास्टिक वंस। हॉट एयर ओवन जो है वो ज़्यादातर स्टेलाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं ग्लासवेयर की, और समटाइम्स हम जब प्लांट्स को हैंडल करते हैं तो प्लांट को ड्राई करने के लिए भी हम ये ओवन यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ को जब ड्राई करना हो तो हॉट एयर ओवन में रख दिए जाते हैं ये। फिर पीएच मीटर जो ऑब्वियसली पीएच कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। रॉड होती है, रॉड को आप पुट करते हैं और जो है वो डाटा आपकी रीडिंग जो है वो मीटर के ऊपर आ जाती है कि कितनी पीएच है किस सॉल्यूशन की। तो जब भी आप सॉल्यूशंस बनाते हैं, केमिकल रिएजेंट्स बनाने होते हैं, तो पीएच मेजर करना ज़रूरी है। सॉइल की भी पीएच मेजर करना ज़रूरी होता है जब हम पैथोजेंस को हैंडल कर रहे होते हैं। पीएच मीटर को जो है वो हैंडल बहुत केयर से करना चाहिए, और इसको जो है वो ताकि इनके इलेक्ट्रोड जो है वो ख़राब ना हो और टूटे नहीं, और इन्हें हमेशा डिस्टिल वाटर में रखना चाहिए। पीएच मीटर्स बहुत आसानी से ख़राब हो जाते हैं, इसलिए इनकी प्रिकॉशन बहुत होती है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि स्पेशलाइज्ड है किसके लिए, प्लांट पैथोलॉजी लैब के लिए। इसके अलावा नॉट ओनली प्लांट पैथोलॉजी है, बल्कि कोई भी माइक्रोबायोलॉजी की कोई और भी लैब जिसके अंदर आप कल्चर्स को हैंडल कर रहे हो, बैक्टीरियल एंड फंगल, तो उनके अंदर लेमिनार एयर फ्लो जो है वो यूज़ किया जाता है। लेमिनार फ्लो एक ऐसा पैरेटस होता है जिसके अंदर, मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ और एक्सप्लेन करती हूँ। देखा, ये इसका चैम्बर कहलाता है। ये जो पूरा आपको नजर आ रहा है साइड पे ग्लास की दो वॉल्स, ये चैम्बर है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे गैस बर्नर भी बाज़ दफ़ा आप रख सकते हैं और मज़ीद स्टेराइल करने के लिए, स्टेलाइजेशन के लिए। ये पीछे जो है वो आपको जो है वो एक जाली सी नज़र आ रही है, इसमें जो है वो लगे हुए होता है, क्या कहते हैं उसे, एयर को एयर को पुश करके पीछे की तरफ ले जाने वाला, बिल्कुल मेरे दिमाग से भी नाम इसका ओमिट हो गया। एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम कह लें आप इसे, एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम तो है ही, लेकिन एग्जॉस्ट, यस एग्जॉस्ट, एक ये बिल्कुल एग्जॉस्ट की तरह काम करता है। एग्जॉस्ट फैन आप समझ लें इसके अंदर लगे हुए होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे एयर फिल्टर्स लगे होते हैं। तो ये एग्जॉस्ट फैन जो है वो एयर को लेता रहता है और पीछे की तरफ उसे निकालता रहता है, और साथ ही साथ एयर को फिल्टर करता रहता है, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि यहाँ पे जितनी भी हवा चैम्बर में होती है ये स्ट्राइल हो जाती है, ठीक है। तो आप इसे चला लें, और यहाँ पे यूवी लाइट्स लगी होती है, यूवीसी लाइट्स। यूवीसी लाइट जो है वो स्टेरिलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल यूवीसी लाइट वाले वाटर फिल्टर्स भी आते हैं, बड़ा कॉमन है आजकल इसका इस्तेमाल। इनफैक्ट यूवीसी लाइट के लैम्प्स, बल्ब्स और हैंड लाइट्स भी आती हैं कि आप किसी भी एरिया को चाहें तो नॉर्मल स्टेलाइज करना, तो आप वो यूवीसी लाइट वहाँ पे रोटेट कर दें, तो जो है वो एरिया जो है वो क्लीन हो जाएगा, स्ट्राइल हो जाएगा, क्योंकि यूवीसी लाइट बैक्टीरियाज एंड फंगस और स्मॉल स्पोर्स वगैरह को किल कर देती है, ठीक है। तो हैंडल करने के लिए यूवीसी लाइट को, लेमिनार एयर फ्लो को हैंडल करने के लिए तमाम चीज़ों के बटन ऊपर की तरफ लगे होते हैं। इसके साथ इसका मैनुअल भी आता है ऑब्वियसली, तो आप उसे रीड कर सकते हैं। और ये जो है वो आप इसे क्लोज करने के भी सिस्टम होता है, बाज़ दफ़ा होता है डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट आपने किस कंपनी की है। बाज़ दफ़ा आप इसे चाहें तो ये पूरा बंद कर सकते हैं, आप इसे स्टाइल करके आपने बंद कर दिया, जब अपने काम करना हो तो आपने इसे थोड़ा सा खोला और हाथ डाल के चिली काम कर लिया, और मतलब आपने ज़्यादा देर तक इसे खुला नहीं रखा, डिपेंड्स। और इसमें बाज़ दफ़ा जो है वो बर्नर की जगह भी दी हुई होती है कि गैस का बर्नर भी आप लगा सकते हैं। तो गैस बर्नर से क्या होता है कि आप स्टेराइल हो जाता है एनवायरनमेंट सराउंडिंग का, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। आप यूँ समझ लें जैसे आपने
आग जलाइए तो कितनी हीट पैदा होती है, तो हीट से जो है वो सराउंडिंग का एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है। जितने भी माइक्रोब्स हैं, स्पोर्स हैं, फंगल स्पोर्स, बैक्टीरियल स्पोर्स, हम जो सांस ले रहे हैं उससे जो स्पोर्स सामने हमारे एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, तो वो तमाम चीज़ें स्ट्राइल हो जाती हैं। तो आप बर्नर भी जला सकते हैं यहाँ पे साइड बाय साइड और इनोकुलेशन कर सकते हैं। तो जब भी जो कल्चर आप लगा रहे हैं, पुट कर रहे हैं, पैट्री प्लेट हैंगी कर रहे हैं, आप मीडिया को पोर कर रहे हैं पैट्री प्लेट के अंदर, तमाम के तमाम पैथोलॉजी के तमाम काम इस लेमिनार एयर फ्लो पे के अंदर होते हैं। यहाँ पे सामने चेयर लगा के बैठ जाया जाता है और फिर आराम से काम किया जाता है। इंक्यूबेटर जो है वो इंक्यूबेट करने के लिए होता है पैट्री प्लेट्स को, कल्चर मीडिया को, कि किस कल्चर को कितना टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर लगा के उसके अंदर प्लेट्स को रख दिया जाता है। थर्मोस्टेट होता है ऑब्वियसली उसके साथ दिया हुआ। समटाइम्स के अंदर टाइमर भी सेट कर सकते हैं आप। तो इंक्यूबेटर इसलिए होता है कि आप जो है वो अपने कल्चर को इसके अंदर ग्रो कर सकें। इंक्यूबेटर ये हैंडल है, आप इसे खोलते हैं, अंदर जालियाँ लगी होती हैं जैसे कि फ्रिज में होती हैं। इसके अंदर आप अपना मटेरियल रखते हैं, इसे बंद कर देते हैं। किस टेम्परेचर के लिए आपने रखना है आपने उसे रख दिया। आप कितने टाइम के लिए रखना है, बाज़ दफ़ा इसमें टाइमर का ऑप्शन भी होता है कि कितने टाइम तक ये चलता रहेगा, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। ठीक है, आप मैनुअली भी इसका थर्मोमीटर डाल के आप इसका टेम्परेचर नोटिस कर सकते हैं कि थर्मोमीटर रख दें इसके अंदर, पता चल जाएगा कि सही काम कर रहा है या नहीं। ऑटोक्लेव जो है वो प्रेशर एंड टेम्परेचर हैंडल करते हैं। इनके ऊपर बिल्कुल वैसे ही प्रेशर कुकर का जैसे कैप होता है, हाईली एडवांस मेड और बहुत ज़्यादा अच्छे से बना हुआ, रबर के साथ टाइटली पैक होने वाला, बिल्कुल वैसे ही इसका लिड होता है। लेकिन ये बहुत साइज़ में उससे बड़ा होता है। वैसे ये डिफरेंट साइज़ में आते हैं, स्मॉल साइज़ के भी आते हैं, लेकिन जनरली जो है वो हम बड़े साइज़ के यूज़ करते हैं। ये एक स्मॉल ऑटोक्लेव है। तो आप देख सकते हैं कि कमोबेश आपको प्रेशर कुकर जैसा लग रहा है, लेकिन ऑब्वियसली उससे ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो यहाँ नीचे जो है वो वाटर का की जगह होती है और उसके ऊपर एक जाली का स्टैंड होता है लोहे का। ठीक है, वो आप रख देते हैं लोहे का स्टैंड, और नीचे इसके पानी भरा होता है लोअर हाफ में, इतनी जगह पे पानी होता है। उसके ऊपर एक लोहे की जाली होती है, उसके ऊपर आपने जो भी मटेरियल रखना है, पैट्री प्लेट्स रखनी है, अपने बीकर फ्लास्क जो भी रखना है ट्राई करने के लिए, वो आप रख देते हैं। इसके थ्रू आप यहाँ पे जो इनको आप स्क्रूज को टाइटली पैक करते हैं, एज टाइटली एज यू कैन। अगर आपने इसको टाइटली पैक नहीं किया तो ये धमाके से खुल जाएगा और सब कुछ निकल के मटेरियल बाहर आ जाएगा, फट जाएगा। एंड इट हैपन्स वेरी कॉमनली। जिन लोगों को ये हैंगे करना नहीं आता हो उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हाथों में जिनके जान नहीं हो उन्हें भी इसे बंद नहीं करना चाहिए। तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ केयर और ये बहुत हॉट हो जाता है। तो जब आप इसे जला दें, नीचे इसके आग जलाई जाती है, बर्नर रखा जाता है ऑब्वियसली। ठीक है, तो बर्नर के जलाएं बर्नर बाद में जलाएं, पहले अपना प्रोडक्ट्स रख लें, फिर आप इसे बंद कर दें, उसके बाद हट जाएं। और जब तक यहाँ पे इसके प्रेशर मीटर होता है, जब तक इसका प्रेशर यहाँ आप सेट करते हैं कि आपने सेट करने का भी ऑप्शन होता है, बस का नहीं भी होता। और यहाँ पे जो है वो आप आग जला देते हैं। आपने अपने दिमाग में, आपको पता है कि आपने जो है वो कितने प्रेशर तक इसको लेके जाना है। यहाँ पे मीटर के ऊपर मेंशन होता है, इसका मीटर ये है, लेकिन ये भी पीछे की तरफ पिक्चर जो है वो उल्टी ली है। ठीक है, तो आपको जो है वो कहाँ तक लेके जाना है ये आपको पता होता है कि आपने किस चीज़ को कितनी देर तक स्ट्राइल करना है। ओके, तो आप जो है वो वेट करते हैं कि सुई कितनी देर में जाती है ऊपर, उसके बाद आप बर्नर बंद कर देते हैं। बर्नर बंद करने के बाद फ़ौरन खोला नहीं जाता है, इसको छोड़ दिया जाता है फॉर अबाउट हाफ एन आवर एटलीस्ट, और समटाइम्स अप टू 1 आवर, जब तक ये कूल ना हो जाए और इसकी जो नीडल है वो नीचे ना आ जाए, प्रेशर की नीडल बिल्कुल ज़ीरो पे ना आ जाए, तब तक हम इसे नहीं खोलते हैं। जब नीडल ज़ीरो पे आ जाती है उसके बाद हम स्टीम को लेट आउट करते हैं। अगर आपने नीडल ज़ीरो पे आने से पहले स्टीम को उड़ा दिया तो क्या होगा, अंदर जो भी मटेरियल है वो उसको बहुत ज़ोर का जर्क फील होगा, झटका लगेगा, और आपका जो मटेरियल है वो उछल के, अगर आपका लिक्विड मटेरियल है इसके अंदर आपने मीडिया पोर किया हुआ है, तो वो उछल के पूरे का पूरा कॉटन फ्लक को हटा देगा, बाहर आके सारा बह जाएगा। और हो सकता है आपका फ्लास्क जो है वो उसको झटका लगे ज़ोर का तो वो टूट जाए। तो अंदर कभी भी हम स्टीम को आउट नहीं करते हैं, जैसे हमने नॉर्मल प्रेशर कुकर के अंदर हम क्या करते हैं, गर्ल्स को हैंडल करना आता है तो वो क्या करते हैं, हम जैसे ही हम चूल्हा बंद करते हैं और फ़ौरन जो है वो, बाज़ लोग ऐसा करते हैं बाज़ नहीं भी करते, फ़ौरन जो है वो हम जो है वो उठा के उसका वेट जो है वो हटा के रख देते हैं साइड पे। तो वेट हटा के रख देते हैं साइड पे और जो स्टीम जो है वो बाहर निकल जाती है।
लेकिन ऑटोक्लेव में आप ऐसा नहीं करते क्योंकि इसके अंदर प्रेशर कुकर से ज़्यादा और ज़्यादा प्रेशर से स्टीम भरी हुई होती है। तो अगर आपने वो हटाया फ़ौरन वेट, तो बहुत ज़ोर का अंदर जर्क पैदा होगा और एक धमाका सा हो जाएगा अंदर। ठीक है, तो जब तक ये ज़ीरो पे नहीं आ जाए आप तब तक इसका वो स्टीम लेट आउट नहीं करते। उसके बाद जब ये ठंडा हो जाए और आप इसे हैंडल कर सकें आराम से, छूने में भी आपको गर्म महसूस ना हो, या कपड़े के साथ आप इसे फिर इसके लिड्स को खोलते हैं और बहुत आराम से इसका ढकना साइड पे करते हैं। और ढकने को कभी भी ऐसे नहीं उठाते कि आपके हाथ पे या मुंह के ऊपर स्टीम आ जाए। तो ऑटोक्लेव को मैं इतना इसलिए समझा रही हूँ कि माइट पॉसिबल आपको आगे ये हैंडल करना पड़े और आप इसे कभी देखें तो लैब में ऐसा ना हो कि आप किसी की हेल्प करने के चक्कर में खुद को ही नुकसान पहुँचा लें। तो ऑटोक्लेव को हैंडल करना रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रिकॉशन। ओके, उसके बाद भी आप अंदर हाथ नहीं डालते इसके जब तक चीज़ों भी कूल डाउन ना हो जाए, क्योंकि आपने जैसे ही हाथ डालेंगे आपको स्टीम लगेगी और आपके जो भी मटेरियल होता है इसके अंदर, फ्लास्क हैं, बीकर हैं, पेट्री प्लेट्स हैं, वो शदीद गर्म हुई हुई होती हैं। जैसे कि आप कभी भी प्रेशर कुकर के अंदर हाथ नहीं डाल सकते, बिल्कुल इसी तरीके से इसमें भी नहीं डाल सकते। वाटर बाथ क्या है? वाटर बाथ एक स्टील का बना हुआ इक्विपमेंट होता है, राउंड चौकोर किसी भी शेप का ये हो सकता है। और ये इसलिए होता है कि आप इसमें पानी रख के बॉईल कर सकें। और क्यों कर सकें? उनके बहुत सारी चीज़ों को आप डायरेक्टली हॉट प्लेट पे नहीं रख सकते। कुछ चीज़ों को आपने ग्रेजुअल हीट पहुंचानी होती है या स्लो हीट पहुंचानी होती है। ग्रेजुअल हो और अमाउंट भी कम हो हीट का। हॉट प्लेट के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पैदा होता है। आप देख सकते हैं कि आयरन कितनी गर्म होती है, बिल्कुल वैसे ही हॉट प्लेट भी उतनी गर्म होती है। तो वाटर बाथ उन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है कि पानी आपने गर्म किया, उस पानी के अंदर आपने जो है वो फ्लास्क रख दिया या अपनी जो है वो टेस्ट ट्यूब प्लेस कर दी, ताकि जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर जो है वो पहुँचे। जहाँ पे डायरेक्ट हीट नहीं देनी होती वहाँ पे वाटर बाथ में रख के हीट दी जाती है। ठीक है, क्यूबिक कॉलोनीमीटर। क्यूबिक कॉलोनीमीटर जो है वो इस तरीके का होता है। कॉलोनीज को काउंट करते हैं जब हम बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं कि कितनी कॉलोनी जो है वो प्रोड्यूस्ड हुई है। बैक्टीरियल कॉलोनीज हमेशा राउंड शेप की प्रोड्यूस्ड होती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई दाने हों या कोई बीड्स हों। तो ये बैक्टीरिया को स्टडी करने में कॉलोनी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है कि कितनी कॉलोनीज प्रोड्यूस्ड हुई है पेट्री प्लेट के ऊपर। तो पेट्री प्लेट को जो आपको ब्लैक कलर के नीचे डिस्क सी नज़र आ रही है इसके ऊपर रख दिया जाता है और नीचे लाइट ऑन कर दी जाती है। तो यहाँ से लाइट पास होती है और आपको ये खाने भी साथ साथ नज़र आ रहे होते हैं। तो आप जो है वो आसानी से कॉलोनीज स्टडी कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर आप जनरली वैसे ही स्टडी करेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि पेट्री प्लेट होती है राउंड। आपकी नज़र धोखा खा जाती है कि आपने कौन सा कॉलम स्टडी किया था और कौन सा नहीं किया था, कौन सी साइड स्टडी की थी और कौन सी नहीं की थी। तो आप क्या करते हैं, ऐसे राउंड से स्टडी करते जाते हैं। हाँ जी, मैंने इस एरिया को स्टडी कर लिया, इस ब्लॉक को स्टडी कर लिया, इसमें 5 कॉलोनीज थी, सेकेंड ब्लॉक में 10 थी, इस ब्लॉक में 1 थी, इस ब्लॉक में 0 थी। तो आप लाइन से रो वाइज स्टडी करते हैं तो पूरी पेट्री प्लेट आसानी से स्टडी हो जाती है और जो है वो आपको प्रॉब्लम नहीं होती कि आपने किसी कॉलोनी को कहीं 2 बार तो नहीं काउंट कर लिया। और ये जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास है, ऑब्वियसली इट हेल्प्स कि आप, क्योंकि बैक्टीरियल कॉलोनीज बहुत माइन्यूट होती हैं, बाज़ दफ़ा 2-3 कॉलोनीज एक साथ बनी हुई होती है तो ऐसा लगता है कि ये जो है वो एक ही है। रेफ्रिजरेटर बहुत ज़रूरी है क्योंकि बैक्टीरियाज और फंगस के कल्चर जब आप प्योर कर लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं और इंक्यूबेशन के बाद जब आपने उन्हें सेव करना होता है स्टडी करने के लिए, तो आप ऐसे बाहर नहीं छोड़ सकते। तो ग्रोथ को सीज करने के लिए और उसको ज़्यादा देर तक अलाइव रखने के लिए रेफ्रिजरेट कर दिया जाता है, नॉर्मल फ्रिज में रख दिया जाता है। अभी तक कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे मूव करूँ। इज देयर एनी क्वेश्चन? कोई इक्विपमेंट है जो मैं दोबारा समझाऊं आपको? ठीक है, नो अब मिस। बात आती है मीडिया। मीडिया क्या चीज़ है? मीडिया जो है वो चीज़ है जिसके ऊपर आप कल्चर्स को ग्रो करते हैं, फंगस को और बैक्टीरिया को। तो मीडिया 2 तरीके के होते हैं। एक तो जो है एक को हम कहते हैं ब्रॉथ। ठीक है, ब्रॉथ जो है वो लिक्विड मीडिया होता है जिसके अंदर एगार नहीं डला हुआ होता है। एगार क्या होता है? एगार जेलेटिन होता है। ये कहाँ से हासिल किया जाता है? एगार जो है वो एल्गी से एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है और एगार के नाम से मार्केट में आपको मिलता है। ठीक है, और ये आपको जनरली वैसे भी मिल सकता है, लेकिन हम जब लैब में यूज़ करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के लिए, पैथोजेंस को स्टडी करने के लिए, तो हम लैब ग्रेड यूज़ करते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, और ये विदाउट लैब ग्रेड भी आता है, यानी कमर्शियल ग्रेड भी आता है। तो कमर्शियल ग्रेड नहीं यूज़ किया जाता, लैब ग्रेड यूज़ किया जाता है। एगार आप पहले लिक्विड मीडिया बनाते हैं और अगर आपने उसको फिक्स करना हो, आपने उसे हार्ड करना हो, सॉलिडिफाई करना हो, बिल्कुल जेली लाइक कंसिस्टेंसी में लाना हो,
क्योंकि पेट्री प्लेट में हम हमेशा सॉलिड मीडिया ही यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आपको एगार डालना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपने कोई चीज़ कल्चर करनी है फ्लास्क के अंदर, समटाइम बैक्टीरिया का कल्चर किया जाता है फ्लास्क के अंदर लिक्विड मीडिया में, तो उसको बनाते हैं, तो जब हम तो उसको जो है हम सिर्फ ब्रॉथ बनाते हैं, लिक्विड मीडिया बनाते हैं, उसमें एगार नहीं डालते। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। ब्रॉथ इज अ लिक्विड मीडिया, वाइल अगर आपने उसमें एगार डाल दिया तो वो एक सॉलिड मीडियम बन जाएगा, उसे हम एगार मीडियम भी कहते हैं। ठीक है, और इसे न्यूट्रिएंट एगार मीडियम भी कहा जाता है। सबसे कॉमन मीडिया जो है, सबसे कॉमन मीडिया और जिसकी रेसिपी भी सबसे आसान है, वो है पोटैटो डेक्सट्रोज एगर। डेक्सट्रोज क्यों? क्योंकि इसमें डेक्सट्रोज शुगर 6 कार्बन शुगर डलती है, यानी चीनी, नॉर्मल चीनी। ठीक है, इसके अलावा इसमें पोटैटो यूज़ होता है और एगर यूज़ होता है। इसकी जो है वो डिफरेंट रेसिपीज़ हैं, मतलब आपको मिल जाती है डिफरेंट रेसिपीज़, लेकिन मैं आपको अगर सबसे सिंपल रेसिपी बताऊँ तो उसमें इतनी चीज़ें भी नहीं पड़ती जितनी इसमें डली हुई हैं। अगर सबसे सिंपल रेसिपी की बात करें तो हम क्या करते हैं, 200 ग्राम वाटर जो है वो पोटैटो लेते हैं, उसको बॉईल करते हैं, उसको छान लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट मशी कर लेते हैं कि उसका अच्छे से सारा एक्सट्रैक्ट निकल आए। ठीक है, उस एक्सट्रैक्ट के अंदर आप डालते हैं, अगर आपने 200 ग्राम के अंदर जो है वो हम 1 लीटर 200 ग्राम पोटैटो का मतलब कि 1 लीटर आपको मीडिया बन जाएगा। तो 1 लीटर वाटर आपने मेंटेन करना है, अब तो उसके अंदर आपने 20 ग्राम शुगर डालनी है और 15 टू 20 ग्राम ही आपने एगर डालना है। डिपेंड्स कि आपका एगर कितना स्ट्रॉन्ग है। बाज़ दफ़ा एगर बहुत स्ट्रॉन्ग आता है, अगर आपने 15 ग्राम में भी काम हो जाता है और 10 ग्राम में भी हो जाता है 1 लीटर के अंदर, लेकिन समटाइम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो सॉलिडिफाई इतना अच्छा नहीं करता, तो 20 ग्राम भी डल जाता है, 25 ग्राम भी डल जाता है। एक बार जो है वो मीडिया स्मॉल क्वांटिटी में बना के देखा जाता है, 250 ml के फ्लास्क में बना के देखा जाता है कि जो अभी नया हमारे पास प्रोडक्ट आया है वो कैसा है, अगर कैसा है। ठीक है, तो उसके बाद आप डिसाइड करते हैं अपनी रेसिपी को, उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं। ये बस आपने क्या किया, आपने पोटैटो ट्यूबर्स का एक्सट्रैक्ट निकाला, उसमें आपने 20 ग्राम शुगर डाली, 20 ग्राम एगर डाला, डिस्टिल वाटर यूज़ किया, उसको आपने प्लग लगाया, कॉटन प्लग लगाया फ्लास्क के अंदर, और उसको आपने ऑटोक्लेव होने रख दिया। ऑटोक्लेव होने रख दिया, ऑटोक्लेव से आप निकालेंगे, आपका मीडिया प्रिपेयर है। जब ये इस कंडीशन में आ जाए कि आप उसे फ्लास्क को आराम से टच कर सकते हैं, ठीक है, तो उस वक्त आप अपनी ऑटोक्लेव हुई हुई पेट्री प्लेट के अंदर इसे पोर करते हैं। 15 से 20 मिनट या आधा घंटे के लिए आप तो छोड़ते हैं और ये जम जाता है पेट्री प्लेट के अंदर। आपका पेट्री प्लेट तैयार है, कोई भी कल्चर आप इसके ऊपर लगा दें। ठीक है, जिस भी चीज़ को आपने स्टडी करना है, लेट से मैं आपको कोई पोटैटो या टोमेटो देती हूँ, आप कहती हूँ मुझे लगता है इस पर फंगस लगा हुआ है, आप वहाँ से निकालेंगे, नीडल से टच करेंगे उस चीज़ को, जो भी चीज़ आपको जहाँ पे भी स्पॉट लग रहा है कि यहाँ पे फंगस है, वाइट कलर का है या ब्लैक कलर का, जो भी आपने उसे टच किया, आपने उसको उस प्लेट के ऊपर इनोकुलेशन कर दी। ठीक है, उसके बाद आप उसे छोड़ देंगे 5 डेज, 5 टू 7 डेज, समटाइम्स 3 डेज में भी कल्चर आ जाता है, डिपेंड्स टेम्परेचर। अगर सर्दी है तो कल्चर देर में ग्रो करेगा, अगर टेम्परेचर नॉर्मल है, जैसे आजकल है रूम टेम्परेचर 25-30-35 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है, तो जो है वो कल्चर 3 से 5 दिन में आ जाता है, अदरवाइज जो है वो 7 टू 10 डेज लेता है। ठीक है, इस तरीके से जो है वो आप कल्चर मीडिया बनाते हैं। फिर न्यूट्रिएंट एगार मीडियम, न्यूट्रिएंट एगार मीडियम ज़्यादातर जो है वो हम बनाते हैं बैक्टीरियाज को ग्रो करने के लिए। ऊपर जो हमने पोटैटो डेक्सट्रोज एगर बनाया था, ये ज़्यादातर जो है वो फंगस को ग्रो करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, फंगस को ग्रो करने के लिए हम पोटैटो डेक्सट्रोज एगर बनाते हैं, और मोस्टली हम बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट एगर मीडियम बनाते हैं। इसके अलावा डिफरेंट पैथोजेंस के लिए डिफरेंट रिक्वायर्ड मीडिया होते हैं। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि सिंपल न्यूट्रिएंट एगर मीडियम के ऊपर नहीं ग्रो करेंगे, तो हर किसी के लिए अलग रेसिपी होती है। तो ये इसके अंदर जो है वो आप जो है वो NaOH डालते हैं, डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं, न्यूट्रिएंट एगार यूज़ करते हैं। न्यूट्रिएंट एगार क्या होता है, एक एगार सिंपल आता है और एक एगार न्यूट्रिएंट एगार आता है। देखिए, फंगस को ग्रो करने के लिए ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो क्या करता है, वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट लेके अपनी ग्रोथ कर सकता है। इसीलिए आप देखें किसी भी प्लांट के ऊपर, किसी भी फ्रूट के ऊपर आसानी से फंगस की ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए हमें थोड़ा टिपिकल मीडिया और थोड़ी टिपिकल वाइटामिन एंड ऑल्सो एलिमेंट रिक्वायरमेंट हमें चाहिए होती है। तो इसलिए बने बनाए ऐसे न्यूट्रिएंट एगार्स आते हैं जिसके अंदर बाकायदा एक कॉम्पोजिशन होती है फिक्स्ड, जो बैक्टीरियाज के लिए फेवरेबल होती है ग्रोथ के लिए। तो आप न्यूट्रिएंट एगार लेते हैं, उसके अंदर आप NaOH HCl जितनी भी आपको क्वांटिटी में बनाना है उस हिसाब से आप डाल के मिक्स करते हैं, ऑटोक्लेव करते हैं।
पैट्री प्लेट में पोर करते हैं, आपका मीडिया तैयार है फॉर इनोकुलेशन। ठीक है, इन्हीं मीडियाज को बाज़ दफ़ा जो है वो पैट्री प्लेट के बजाय टेस्ट ट्यूब्स में भी पोर किया जाता है। ठीक है, कोई भी मीडिया टेस्ट ट्यूब में जब आप पोर करते हैं तो आप क्या करते हैं, एक्चुअली आप बनाते हैं स्लांट। स्लांट वर्ड का मतलब स्लांटेड यानी टेढ़ी पोजीशन। ठीक है, आप पोर करते हैं, पोर करने के बाद ऊपर कॉटन प्लग लगाया और आपने थोड़ी सी ऊपर से किनारे से सपोर्ट दिया और इसे टेढ़ी कंडीशन में रख दिया, स्लांटेड पोजीशन में इसे फिक्स कर दिया। आधे घंटे तक आपने इसे मूव नहीं किया, आप थोड़ी देर बाद आप टेस्ट ट्यूब उठा लें, ये इसी कंडीशन में फिक्स हो चुका होगा। स्लांट्स इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि आपके फ्रिज फ्रीजर के अंदर किसी चीज़ को अगर आपने फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड स्टोर करना है तो आप उसे स्लांट में रखते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेट के अंदर आप देख सकते हैं पीडीए प्लेट जो है वो कितनी ऊंची हो सकती है। जितनी ऊंची हमारी नॉर्मल प्लेट होती है फॉर अबाउट 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर इतनी ऊंची होती है, इसकी थिकनेस इतनी होती है। तो इसके अंदर जितना मीडिया होता है वो 25 डेज टू 30 डेज, इससे ज़्यादा ग्रोथ को फेवर नहीं करता। उसके बाद जो है जो भी चीज़ आपने और इनोकुलेट इसमें की होगी वो मरना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट मज़ीद पूरी नहीं हो सकेगी। इतनी देर में पीडीए या न्यूट्रिएंट एगार जो है वो अपनी एनर्जी उसे दे चुका होगा जितना भी मीडिया इसके अंदर है। 25 टू 30 डेज बाद आपकी ये प्लेट बेकार हो जाएगी। आप इससे कुछ भी नया इनोकुलेट नहीं कर सकेंगे, नई कल्चर प्लेट नहीं बना सकेंगे, स्टडी नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसके अंदर क्या है, आप देखते हैं जब आप स्लांट बनाते हैं तो इसके अंदर आप देख रहे हैं इसकी थिकनेस कितनी ज़्यादा है, नीचे तक ये है अबाउट 5 सेंटीमीटर। समटाइम आप बड़ी टेस्ट ट्यूब में करते हैं तो 10 सेंटीमीटर, आपको अच्छी लेंथ मिल जाती है, नीचे अच्छा खासा मीडिया मिल गया है। तो आपका जो भी कल्चर है वो लंबे टाइम पीरियड के लिए आपको अवेलेबल होता है। ठीक है, तो अगर आपने फॉर अबाउट 2 मंथ्स 3 मंथ्स के लिए किसी चीज़ को सेव करना हो तो आप स्लांट बनाते हैं। स्पेशली प्योर कल्चर्स को सेव करने के लिए स्लांट्स बनाए जाते हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ को आपने 1 हफ्ते 2 हफ्ते में स्टडी करके बस आपने डिस्कार्ड करना है या आपने चेक करना है कि इस पर क्या है क्या नहीं है और आपने बस उसको ऑब्जर्वेशन लेकर डिस्कार्ड करना है, तो आप वो काम आप पैट्री प्लेट पे करते हैं। अच्छा जी, अभी तक अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इज देयर एनी क्वेश्चन? नो मैम। अच्छा जी, अगर कोई सवाल नहीं है तो मैं ये सेशन अभी एंड कर रही हूँ, लेकिन काइंडली फ़ौरन आप दूसरा सेशन ज्वाइन करें उसी सेम लिंक से जो आपको दिया हुआ है। इसके अंदर 1 या 2 प्रैक्टिकल्स बस रह गए हैं, तो अभी नेक्स्ट सेशन में आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि मेरा ये सेशन एंड होने वाला है, इसमें बस 2 मिनट ही बचे हैं। ठीक है, ओके मैम। ओके, Okay, miss. द न्यू सेशन।